आई रिमेंबर आई वाज वेरी नर्वस इन माय फर्स्ट शॉट। और उस सीन में मतलब मैं इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा था क्योंकि मैं नर्वस था। मुझे करीना को आके मतलब प्रपोज़ करना है, क्योंकि इट्स एक्चुअली अ ड्रीम कि मैं प्रपोज़ कर रहा हूँ उसे कि मैं चाहता हूँ तुम्हें, और मतलब ये वो, और वो रिजेक्ट कर लेती कि तुम मेरी फ्रेंड हो, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो। लोग समझे तो समझे, लेकिन जो इंडस्ट्री के नहीं होते उनको नॉलेज नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री कैसे चलती है, कि किसी के लिए आसान नहीं होता है। शायद पहली फ़िल्म का मिलना फ़िल्म वालों को थोड़ा एक्सेसिबल होता है उनके लिए, लोगों से मिलना या फिर एक लॉन्च हासिल कर लेना, लेकिन वो लॉन्च कैसा हो, उसे कैसे बनाया जाए, उसकी सक्सेस वो किसी के हाथ में नहीं है। लोगों ने फ़िल्में देखना बंद बिल्कुल नहीं किया है, वो हमारे कल्चर में है, वो हमारे खून में है, वो हमेशा रहेगा, आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। थैंक यू सो मच तुषार जी हमसे जुड़ने के लिए। फर्स्टली तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बिकॉज फिल्म इतनी अच्छी है और प्लस आपके कैरेक्टर को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। पहले तो मुझे ये बताइए, इतनी बड़ी कास्ट थी, सो क्या वो था कि स्क्रिप्ट देखते ही आपने हाँ कह दिया? जब मुझे बुलाया गया था वेलकम के लिए, तो सबसे पहले तो एक्साइटमेंट ये बात की थी कि ये वेलकम फ्रेंचाइज है। उसके अलावा अहमद खान जो डायरेक्टर हैं, वो मेरी पहली फिल्म के कोरियोग्राफर थे, सो ही इज़ लाइक अ मेंटोर टू मी। तो जाहिर सी बात है कि एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि आपका रोल कैसा होगा। और मैंने कहानी तो सुनी थी, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं सुनी थी, लेकिन अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया था, और फिर मालूम था कि फ़िल्म किस मोड़ को लेकर जंगल के अंदर जाएगी। तो पूरा ट्रस्ट पर आधारित, मतलब जो मेरी रिलेशनशिप है अहमद के साथ, उस वजह से मुझे लगा कि आई कैन डू दिस फिल्म बेस्ड ऑन ब्लाइंड फेथ। मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि मैं इतने लोगों में नोटिस होऊंगा कि नहीं, क्योंकि अच्छी कास्ट है, अच्छी फिल्म है, कुछ ना कुछ अच्छा तो हो ही जाएगा। और अहमद खान है, फिरोज़ नाडर वाला है, अक्षय कुमार जी, फिल्म अच्छी रिलीज़ भी होगी और मज़ा आएगा। बस गट फीलिंग के तौर पर मैंने एक्सेप्ट कर लिया। जी, आपको स्क्रीन टाइम मैटर करता है या फिर थोड़े ही टाइम में एक कहते हैं ना अपनी छाप छोड़ के जाना, वो ज़्यादा मैटर करता है? दोनों चीज़ मैटर करती हैं। स्क्रीन टाइम भी अच्छा होना चाहिए, और अगर स्क्रीन टाइम अच्छा नहीं हुआ तो जो आपकी सीन्स हैं वो मतलब लोगों को अच्छे लगने चाहिए। आपका किरदार इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, आपका किरदार अलग होना चाहिए दूसरी फिल्मों से, आपकी दूसरी फिल्मों से। सो इट्स नॉट इंटायरली अबाउट स्क्रीन टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगर स्क्रीन टाइम ना भी हो तो जितना स्क्रीन टाइम है उसमें आप अपनी छाप छोड़ देनी चाहिए, या फिर कैरेक्टर के ग्राफ में स्कोप होना चाहिए, तब जाके मैं एक्सेप्ट करता हूँ फिल्म। और मैं ग्लैड हूँ कि मैंने इस फिल्म को एक्सेप्ट किया, क्योंकि स्क्रीन टाइम भी है इसमें, और जो मेरे इंडिविजुअल सीन्स हैं उन्होंने एक छाप छोड़ी है। मतलब लोगों को हंसी आई है, लोगों को मज़ा आया है बेनी के कैरेक्टर को देखकर, जो एक मैनेजर के तौर पर आता है फिल्म में। और फिर जंगल में तो सब साथ में ही है, तो सबके अपने अपने एक मोमेंट्स हैं। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट रहा है, तो इसलिए मैंने इस फिल्म को चूज़ करने में थोड़ा मतलब अलग तरीके से सोचा। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, फिल्म के बारे में सोचा, और इन्जॉयमेंट जो हमें मिली है फिल्म की मेकिंग दौरान उसके बारे में सोचा, और फिल्म की सक्सेस के बारे में सोचा, और सब चीज़ें मिल गई हैं। जी, ऐसा नहीं था कि आपने पहली बार इतनी बड़ी कास्ट के साथ मूवी की है, इससे पहले भी आपने किया, बट सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या होता है जब कास्ट बड़ी होती है और सारे ही जो एक्टर्स होते हैं अपने में इतना काम कर चुके होते हैं? चैलेंजिंग तो ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि जब मैं एक्सेप्ट करता हूँ फिल्म, तो मैं क्लियर हो जाता हूँ मेंटली, मैं डिसाइडेड हो जाता हूँ कि अब ये फिल्म पूरी मेहनत लगानी है इस रोल पर, और सिंसियरली करना है। तो तब मैं नहीं सोचता हूँ कि इतने सारे लोग हैं या नहीं है। तब तो मतलब हम लोग इन्जॉय करते थे सेट पे, एक दूसरों के साथ बातें करते थे। इट वाज लाइक अ पार्टी, इट वाज लाइक अ कॉलेज कैंटीन की तरह हो जाता था। यू नो, वी यूज्ड टू काम कम करते थे, हम लोग बैठे ज़्यादा करते थे, क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ शॉट सेटअप करने में टाइम लग जाता था। कभी कभी सबको मार्क पर लाने में टाइम लगता था। तो इन सब चीज़ों के बीचों बीच गप्पे मारते थे, एंजॉय करते थे, फिर शॉट के लिए बुलाया जाता था। सीरियसली काम हो रहा था, मज़े भी ले रहे थे, और थोड़ा टाइम लग गया फिल्म को कंप्लीट करने में। वो एक दिक्कत तो आई है, लेकिन देर से हुआ मगर दुरुस्त हुआ। जी, अ, कोई ऐसा सीन, क्योंकि जाहिर सी बात है सीन तो बहुत बहुत अलग अलग शॉट होते हैं, बट एडिटिंग के वक्त कुछ ना जो खास होते हैं हमारे लिए वो भी कट जाता है, तो आपका कोई ऐसा था जो आपने सीन किया होगा सबके साथ बट वो आया नहीं हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नज़र नहीं आया जब मैंने फिल्म देखा। एक दो ऐसे पोर्शंस थे, लेकिन वो आई थिंक फिल्म की लेंथ को और एडिटिंग को क्रिस्प बनाने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें तो निकलनी ही चाहिए। वो हर कैरेक्टर के साथ हुआ होगा, या हर फिल्म में होता है, हर सिचुएशन में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि देन द ऑडियंस एंजॉयज अ फिल्म विच इज़ एट द राइट पेस, वरना स्लो हो जाती फिल्म।
तो मैंने उस बारे में सोचा है नहीं, मैंने अपने कैरेक्टर को एक टोटलिटी में जज किया और मुझे लगा कि एक डिग्निफाइड कैरेक्टर है, गोलमाल से अलग है और एक नए कॉन्सेप्ट की फिल्म में मुझे मतलब एक हिट फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला, सो ऑल इज़ वेल। जी, अक्षय सर के साथ आपने ऑलरेडी इतना काम किया है, तो इस वक्त जब इतने सालों के बाद, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको कह सकती हूँ मैं 2 डिकेड से ज़्यादा आपको हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, अब जब आप देखते हैं काम करते किसी के साथ, तो खुद में क्या बदलाव देखते हैं, सामने क्या देखते हैं? अक्षय जी की बात करें तो आई थिंक ही हैज़न्ट चेंज्ड एट ऑल। वो सेम वही जोश रहता है हर दिन जब वो आते हैं, सबको विश करते हैं, सबके गले लगते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, मतलब शॉर्ट एनर्जी, मतलब पूरी एनर्जी डाल के मतलब वो अपना सीन करते हैं एंड सबको इंस्पायर करते हैं। तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, वो कभी मतलब ऐसा नहीं है कि अभी इतने साल हो गए हैं तो मतलब अभी सेट पर थोड़े चिल मार लूँ या फिर टेक इट ईजी कर लूँ, ही उनके प्रोफेशनलिज्म में वो चीज़ कभी नहीं आएगी। तो आई वर्क विथ हिम इवन आफ्टर 10 years एंड आई सी हिम बीइंग द सेम। हमारा रिलेशनशिप भी वैसा ही है, आई थिंक वी आर लाइक गुड को स्टार्स, वी वर्कड इन खाकी, बहुत मतलब कि खुलकर बात करते हम फिल्मों की सक्सेस के बारे में। जब वेलकम कर रहे थे तो वो भूत बंगला भी कर रहे थे एकता के लिए, तो थोड़ी बहुत उसकी बात कर लेते थे, एंड गोलमाल भी की है मेरे साथ तो थोड़ी बहुत उसकी बात कर लेते थे। सो वेरी कैजुअल, वेरी डाउन टू अर्थ, ही विल नेवर चेंज। आपका कैरेक्टर जो लक्की था वो तो एवरग्रीन हो गया, मतलब आप कोई भी कैरेक्टर कर लोगे लेकिन लक्की ज़रूर आपके साथ जुड़ा रहेगा, व्हाट आई फील। बट आपने जब वो कैरेक्टर लिया था तो कितनी चैलेंजिंग आपके लिए थी वो, क्योंकि कहते हैं ना बिना बोले भी आपने इतना कुछ किया है। तो मुझे भी थोड़ा डर था बिगनिंग में जब मैंने लक्की साइन की कि ये लक्की को लक्की कैसे बनाएंगे, अभी अगर ये गूंगा होगा तो साइन लैंग्वेज में कैसे एंटरटेन करेगा, कॉमेडी कैसे होगी साइन लैंग्वेज में। लेकिन जब रिहर्सल शुरू हुई तो रोहित ने, मैंने और विकास कदम करके एक थिएटर एक्टर है, तीनों ने मिलकर हमने डिसाइड किया कि कैरेक्टर को एक बेचारा नहीं बनाएंगे, वी विल मतलब ये साउंड तो निकालेगा क्योंकि ये सुन सकता है, तो ये कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करेगा, इसकी अपनी एक अलग ही लैंग्वेज होगी और इसकी एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज तीनों को मिलाकर मतलब इसे मतलब एक कहते हैं ना कि इन सब के बाकी सारे कैरेक्टर्स की इक्वल कर रखा जाएगा। तो उसको मतलब एक सिंपैथेटिक टोन नहीं देना चाहिए हमें कॉमेडी फिल्म में, और इसको भी इफ आई मे से सो थोड़ा बहुत चालू बना देंगे। हालांकि वो सबसे थोड़ा इनोसेंट है लेकिन वो एक कदम आगे है दूसरी चीज़ों में सबसे। तो ग्रेजुअली इस कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच बना और इस रोल को हमने मतलब रिहर्स करके, एक वर्कशॉप करके एक अलग ही आवाज़ दे दी, एक अलग ही जान डाल दी इस कैरेक्टर में, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट हैज़ वर्कड। वी मेड इट डिफरेंट, वी मेड इट वेरी वोकल, सबसे ज़्यादा तो यही बोलता है फिल्म में। सो थैंकफुली वेरी ग्रेटफुल टू दी ऑडियंस एंड आई होप लकी वापस लकी हो। हर कोई इंजॉय करता है आपका कैरेक्टर स्क्रीन पर, बट वो जो गले के साथ जो छेड़छाड़ आप करते हैं उस कैरेक्टर के लिए, उसके वजह से आपको कितनी कहते हैं ना खुद के साथ आपने कॉम्प्रोमाइज़ किए? नहीं, ऐसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की, मतलब आई हैड टू ट्रेन लाइक अ म्यूज़िक, जैसे कि सिंगर की ट्रेनिंग होती है, आई हैड टू डू दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग, ताकि रियाज करके एक हाई पिच लेवल पर लेकर जाऊँ अपनी आवाज़ को, क्योंकि बाकी एक्टर्स की आवाज़ में थोड़ा बेस है, लाइक अजय की आवाज़ में बहुत बेस है, फिर अरशद की आवाज़ में उससे कम बेस है, फिर शर्मन की आवाज़ में उससे कम थोड़ा हाई नोट पे जाता है उसकी आवाज़। तो हम सोच रहे थे कि इस कैरेक्टर को बहुत ही हाई पिच करेंगे ताकि वो सबसे अलग साउंड करेगा। तो उसके लिए रियाज करना पड़ा, लाइक अ सिंगर डज, टू गेट दैट दैट लिटिल हाई पिच्ड टोन। एंड कोई खिलवाड़ ऐसे की नहीं, मतलब कि इट्स पार्ट ऑफ एन एक्टर्स जॉब। ऐसा नहीं कहा कि मुझे 20 किलो बढ़ाना है या 20 किलो घटाना है। आई थिंक लोग क्या क्या करते हैं आजकल रोल्स के लिए, उसके मुताबिक तो मुझे मतलब कम ही करना पड़ा अपने शरीर के साथ खिलवाड़, लेकिन मेहनत करनी पड़ी। जी, जैसे कि आपने कहा कि लोग क्या क्या करते, आपने कभी इतने सारे जो काम किए, आपने कुछ ऐसा किया है वेट बढ़ाना या वेट कम करना किसी मूवी के लिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसे था कि मतलब मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा हो गया? या आई हैड टू पुट ऑन वेट फॉर दिस फिल्म कॉल्ड मारीच व्हिच आई हैड प्रोड्यूस्ड आल्सो, जो मैंने की थी, लगी भी थी लेकिन पैंडेमिक में लगी थी तो इतनी अच्छी रिलीज़ मिली नहीं उसे। 22 में लगी थी, लेकिन फ्लाइट्स में देखते हैं लोग इस फिल्म को। एंड आई वाज प्लेइंग अ कॉप, थोड़ा करप्ट है, थोड़ा सा मतलब कि लेड बैक है, तो थोड़ा मुझे वेट गेन करना पड़ा फॉर दैट कैरेक्टर टू मेक इट लुक अ लिटिल मोर रियल।
और थोड़ी दाढ़ी बनानी पड़ी। तो मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि लोग ये ना सोच लें कि मैं मोटा हो गया हूँ, ये उनको बिलीव होना चाहिए कि मैंने इस कैरेक्टर के लिए वेट बढ़ाया। बट फिल्म ही मतलब इतनी ज़्यादा मतलब बड़े पैमाने पर रिलीज़ हुई नहीं, बट जो भी जिन्होंने भी देखी उनको लगा कि कैरेक्टर जस्टिफाई हुआ है। और हालांकि मैंने इंस्पेक्टर का रोल पहले किया नहीं था, ऐसे कैरेक्टर को कभी निभाया नहीं था, लेकिन मैंने इस कैरेक्टर को एक अलग शेड दिया और जस्टिफाई किया कि आई कैन प्ले अ कॉप, यू नो, अ मुंबई कॉप। सो द मूवीज नेम इज मारीच एंड दैट इज द रोल आई पुट ऑन वेट फॉर, विच वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर मी। कितना वेट आपने पुट ऑन किया था? आई पुट ऑन अराउंड 7-8 किलोज। और मैं बहुत फिटनेस फ्रीक हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही टैक्सिंग था मेंटली ये एक्सेप्ट करना कि अब मैं रोज़ सेट पर थोड़ा सा मतलब ढीला ढाला होके जाऊँगा। जी। ऑल्सो आप एक फिल्म बैकग्राउंड से आते हैं, तो लोगों का एक मानना है ऐसा कि जब आप एक फिल्म बैकग्राउंड से आते हो तो आपको काम के लिए कहीं यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता है, कहते हैं ना प्लेट में सजा सजाया खाना मिलता है, बट ये लोगों का ये मिथ आप किस तरह से दूर करना चाहेंगे? आई डोंट वांट टू रिमूव दैट मिथ ओनली। आई थिंक लोग समझे तो समझे, लेकिन जो इंडस्ट्री के नहीं होते उनको नॉलेज नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री कैसे चलती है, कि किसी के लिए आसान नहीं होता है। शायद पहली फिल्म का मिलना फिल्म वालों को थोड़ा एक्सेसिबल होता है उनके लिए, लोगों से मिलना या फिर एक लॉन्च हासिल कर लेना, लेकिन वो लॉन्च कैसा हो, उसे कैसे बनाया जाए, उसकी सक्सेस वो किसी के हाथ में नहीं है। सो ये लोग समझे या ना समझे, आई थिंक बस अपना काम करते रहना चाहिए। ऑडियंस तो आपको मतलब आप कहीं के भी हो, इनसाइडर हो आउटसाइडर हो, ऑडियंस आपको दिल से चाहेगी। अगर वो आपके काम को पसंद करती हो, आपकी फिल्मों को पसंद करती है, तो आपकी फ़ैन बनेगी, तो आपकी टिकटें खरीदेंगी। ऑडियंस को तो खरीदा जा नहीं सकता। या दैट इज़ द फैक्ट दैट मेक्स दिस फिल्म इंडस्ट्री द ग्रेटेस्ट मेरिटोक्रेसी। तो क्यों चिंता करेंगे ये लोग सोचते क्या है, ऑडियंस की सोचें उतना काफ़ी है। फिल्में अच्छी बनाए, अच्छा काम करें बस। जी। ऑल्सो जब हम एक ऐसे फैमिली से आते हैं कि आपके जो पापा हैं ऑलरेडी वो एक सुपरस्टार रहे हैं, तो क्या जब हम इंडस्ट्री में पैर रखते हैं तो क्या एक अलग प्रेशर होता है सर पे कि डैड ऑलरेडी इतना नाम कमा हो चुके सकता हैं? होगा लोगों को, लेकिन क्योंकि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि मैं एक तो बाहर रह कर आया हूँ 5 साल, तो आई बिकेम वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। तो मुझे आई लुक्ड एट माई फर्स्ट फिल्म एज अ जॉब, दैट आई हैव टू डू दिस जॉब वेल। आई डिडंट सी आई एम गेटिंग लॉन्च्ड, आई एम सो एंड सो सन। मुझे अपने रास्ते को अपनाना था, अपने आई वांटेड टू स्टैंड ऑन माई ओन 2 feet एंड मैं लॉन्च नहीं होना चाह रहा था। तो जब मुझे एक फ़िल्म मिली तो मुझे लगा कि ये मुझे अपने काबिलियत की वजह से मिली है। सो मुझे कोई ऐसी कॉम्प्लेक्सेस नहीं थी कि अभी मुझे लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पार करना है, मैं इसका बेटा हूँ, या फिर उनकी इतनी ज़्यादा फिल्में रही हैं तो क्या मैं लोगों को पसंद आऊँगा या नहीं आऊँगा। मुझे अपना कैरेक्टर नज़र आ रहा था, मेरा डायरेक्टर नज़र आ रहा था, और मुझे अपना काम ठीक से करना था। आई ट्राई टू ब्लॉक द नॉइज़। सो वो कैसे हुआ? आई थिंक बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन, बिकॉज ऑफ लिविंग अलोन। आई थिंक अब हो जाते हो ऐसे, थोड़े स्ट्रांग हो जाते हो, थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आई, मतलब ऊट पटांग सी चीज़ें लोग कहते तो थे पहली फिल्म की मेकिंग के दौरान भी, लेकिन आई डिडंट टेक देम टू सीरियसली। आई यूज्ड टू गेट अफेक्टेड, बट देन आई यूज्ड टू गेट अप एंड गो एंड डू माई वर्क। द आइडिया इज टू जस्ट शो अप एंड डू योर वर्क। जब आपकी पहली फिल्म लॉन्च होने वाली थी, उसके एक दिन पहले रात में आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मेरे को बुखार और सर्दी हो गया था मेरी पहली फिल्म के मुहूर्त के एक दिन पहले। तो मुझे नर्वसनेस इस बात की थी कि मैं कैसे नज़र आऊँगा इतने सारे मीडिया लोगों को, क्या मैं कैंसिल कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मुहूर्त था तो वो कैंसिल हो नहीं पाया। तो वही चिंता मुझे खाई जा रही थी कि क्या मैं ये सही चीज़ कर रहा हूँ, क्या मैं अपने खुद का मालिक हूँ नहीं अभी, किसी और के डेट्स के हिसाब से मुझे काम करना पड़ रहा है, और मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं तबीयत मेरी ठीक हो जाएगी तब मैं जाकर मुहूर्त शॉट दूंगा, ये वो। तो मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था कि मैं ये सही लाइन में आया हूँ कि नहीं, क्या मैंने इस फिल्म को साइन करके सही किया है कि नहीं। आई वॉज वेरी डाउटफुल बिफोर माई फर्स्ट फिल्म, बट देन मुहूर्त में मैं बीमार तो नज़र आ रहा था, लेकिन आई गेस समटाइम्स शुरुआत ठीक से ना हो, लेकिन आगे सब कुछ ठीक हो जाता है। एंड फिल्म बहुत चली, तो इट वाज ओके। आई थिंक इट वाज नज़र बट्टू हुआ मेरे लिए कि मैं बीमार होकर मुहूर्त किया, मैंने सारी बुरी नज़र सारी निकल गई। जब आपने पहला करीना के साथ की आपकी पहली मूवी आई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कैसा आपको फील हुआ था? क्योंकि जैसे कि आपने कहा बुखार भी हो गया था आपको और बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, बट
आपका एक्सपीरियंस क्या था जब आपने करीना के साथ पहला शॉट दिया था? आई रिमेंबर आई वॉज वेरी नर्वस इन माई फर्स्ट शॉट, और उस सीन में मतलब मैं इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा था क्योंकि मैं नर्वस था। मुझे करीना को आके मतलब प्रपोज़ करना है, क्योंकि इट्स एक्चुअली अ ड्रीम कि मैं प्रपोज़ कर रहा हूँ उसे कि मैं चाहता हूँ तुम्हें, और मतलब ये वो, और वो रिजेक्ट कर लेती कि तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो। पता नहीं उस ज़माने में लड़कियाँ ऐसी करती होंगी कि आप प्रपोज़ करते हो तो वो गलत सोच लेती है। एंड फिर मैं जाग जाता हूँ नींद से कि अरे यार ये मैंने क्या कर लिया। तो वो सीन रहा ही नहीं फिल्म में, आई थिंक वो एडिटिंग में निकल गया, बट आई वॉज वेरी नर्वस एंड शी वॉज बीइंग वेरी काइंड टू मी। शी वॉज सेइंग डू 50 टेक्स बट यू बी हैप्पी, डोंट वरी अबाउट इट। ये 26 साल हो गए उस बात को। आज भी आपको इतनी अच्छी जून 2000 में या शूट किया था मैंने अपना पहला सीन। जी। आपने आज तक जितना भी कैरेक्टर किया है, आपके मन में कुछ ऐसा है कि यार मैं इसको और अच्छी तरह से कर सकता था, कौन सा है वो? ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं जो मैं सोचूं कि मैं इसे और अच्छी तरीके से कर सकता था। आई थिंक मे बी इन द अर्लियर ईयर्स आई वॉज नॉट टू नॉलेजेबल अबाउट फिटनेस, तो वो मैंने मतलब ऑन द जॉब सीखा है, यू नो दैट यू हैव टू बी 5 किलोज लेसर देन योर नॉर्मल वेट, क्योंकि हम स्क्रीन पर 5 किलो ज़्यादा लगते हैं। तो फिटनेस को लेकर मैंने बहुत सारी जानकारी बाद में प्राप्त की, तो इसीलिए आई थिंक आई कुड हैव प्रॉबेबली, बट यू कांट चेंज। आई मीन जितनी जानकारी थी उस ज़माने में उतना मैंने अपना बेस्ट किया। सो आई कुड हैव बीन अ लिटिल maybe leaner in some of my earlier films. I used to eat whatever I want. I used to just go and do my work. But I learned over the years that an actor has to be 5 kilos below his normal weight. ये आपसे मुझे आज नॉलेज मिल गई है, तो ज़रूर मुझे इस पे भी काम करना पड़ेगा। इसके अलावा आजकल पैप कल्चर को किसी को पसंद आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है। अगर आपको याद होगा एक JW में एक इवेंट था जहाँ पे आपके पिताजी जितेंद्र सर भी आए थे वहाँ पे, बट समहाउ उनका पैर स्लिप हुआ था, लेकिन वो पैप्स जो है वो मानते नहीं हैं और कई बार अच्छा भी कर देते, कई बार बुरा भी हो जाता है। तो आप बताइए क्या था एग्जैक्टली, मतलब आपका POV क्या है इस पर? पैप्स का तो काम है, मतलब वो मैं कैसे कहूँगा उनको कि आप अपना काम मत करो। जो उन्होंने क्लिक किया है वो तो डालेंगे। आई थिंक 8-10 लोगों में से 8 भी नहीं डालेंगे तो 2 डाल देते हैं, फिर वो 8 भी फॉलो करते कि अभी आ गया तो हम क्यों नहीं डालें। बट डैड को इतनी चोट लगी नहीं थी, ही स्लिप्ड ऑफ कोर्स, बट ही वाज फाइन। वो गॉट अप एंड ही वेंट फॉर द इवेंट एंड बाहर भी आए तो उन्होंने मजाक किया था। इनफैक्ट ही वाज स्माइलिंग और उन्होंने ये बोल के गए थे आप लोगों को तो कंटेंट मिल गया। या और ऐसा भी कहा था कि डाल मत देना, ऐसा कुछ बोला था कि, बट दिक्कत वहाँ आती जब फिर लोग फ़ोन करने लगते हैं कि क्या आप ठीक हो, क्या आप ठीक हो। इंस्टाग्राम को लोग मतलब बाइबल की तरह फॉलो करते हैं, क्यों ऐसा मुझे समझ में नहीं आता। खासकर जो बाहर गाँव रहते हैं वो तो कॉल करते रहते अरे यार आपके ठीक आपको क्या हो गया, सर दर्द होता है, यू नो, लोगों के जवाब देते देते। दैट इज़ द ओनली न्यूसेंस ऑफ यू नो पैप कल्चर, कि आपको डालना है डालो, लेकिन फिर हमको जवाब देना पड़ता है कि हम ठीक है भाई। He was fine. He was that night also. I asked him. Yeah, I met him in the evening only that day. He said ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, I'm completely okay. ऐसा कुछ कोई इंजरी नहीं है। यस, और इनफैक्ट सर बहुत हंस रहे थे उस वक्त, बिकॉज मैं भी सर के एकदम जस्ट सामने ही थी और सर निकलते वक्त भी बोल के गए क्या हुआ, डाल दिए ना तुम लोग। यस। इसके अलावा मुझे ये भी जानना है आपसे, OTT पे इन दिनों जो ऑडियंस है उनका झुकाव बहुत ज़्यादा हो गया है और कहीं ना कहीं बड़े पर्दे पे देखने के लिए लोग उतना रेडी नहीं हो पा रहे। मतलब 2 हिस्सों में बढ़ गई है ऑडियंस जो है, किसी को OTT पसंद आ रहा है, किसी को बिग स्क्रीन। बट आपको क्या लग रहा है, क्या OTT पे ऐसा मिल रहा है जो बिग स्क्रीन लोग हटते जा रहे हैं? हटते नहीं जा रहे, लेकिन ज़्यादा सिलेक्टिव हो गए हैं बिग स्क्रीन बहुत ज़्यादा में जाकर फिल्म देखने के लिए, बिकॉज दे फील कि अभी अगर घर से निकलना है, जो हम घर में कंफर्ट लेवल लेकर देख सकते हैं, तो अगर वो छोड़कर बाहर निकलना है तो कुछ बहुत ही दमदार होना चाहिए या फिर कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमें मतलब मजबूर करे जाने के लिए। समथिंग लार्जर देन लाइफ, समथिंग कंटेंट वाइज हो या स्केल वाइज हो या स्टार कास्ट वाइज हो। दे वांट समथिंग दैट इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, और सब कुछ होना चाहिए फिल्म में। चूज़ी हो गई हैं, क्योंकि घर में हम बैठकर पॉज कर सकते हैं, स्लो होगा कुछ अगर मामला तो पॉज कर सकते हैं, कुछ और करके वापस आ सकते हैं। थिएटर में हम मतलब कि कोई रास्ता नहीं है, हमको पूरी फिल्म चाहे वो बोरिंग हो या अच्छी हो बैठकर देखनी ही पड़ती है, वरना पैसे वेस्ट हो जाते हैं। घर पर मतलब सस्ते सस्ते आपको मतलब आपके रिमोट कंट्रोल के सहारे जो भी देखना है, जो भी बंद करना है, जो भी फास्ट फॉरवर्ड करना है, जो भी मतलब कि रिजेक्ट करना है आप कर सकते हो। यू नो, सो दैट कंफर्ट इज समथिंग दैट इज मेकिंग पीपल वेरी कंफर्टेबल एट होम।
तो उनको निकालना मुश्किल हो गया है। बट लोगों ने फिल्में देखना बंद बिल्कुल नहीं किया है, वो हमारे कल्चर में है, वो हमारे खून में है, वो हमेशा रहेगा, आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। वेलकम टू द जंगल ने प्रूव कर दिया कि लोग अभी भी आते हैं Yes. थिएटर्स में, बट डिपेंड करता है कंटेंट क्या है। जी जी। जी, ऑल्सो फादरहुड आप काफ़ी अच्छे से निभा रहे। हमने हमेशा से सुना है कहानियाँ सिंगल मदर की कि कैसे बच्चे क्यों करते, बट आपने एक कहते हैं अकेले होके अपने बेटे को इतनी अच्छी तरह से आप परवरिश दे रहे हैं, जो कहते हैं ना, चाहे वो पूजा पाठ करना हो, हर एक चीज़। बट आप क्या कहना चाहेंगे, खुद में आपने क्या बदलाव देखा है बेटे के आपकी लाइफ में आने के बाद से? बदलाव तो मतलब कि आई वुड से इट्स लाइक अ बॉय टू मैन जर्नी, where you become more responsible। फिर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि आपके पास टाइम होता नहीं ज़्यादा सोचने के लिए। सो यू मेक क्विकर डिसीजंस, यू मेक मोर सेंसिबल डिसीजंस। आपकी ज़िंदगी आपकी नहीं रही, आपकी नहीं होती, अभी आप किसी और की हो गए हो, अभी आप किसी और के हो गए हो, तो आपको मतलब सेल्फलेसली और खुशी खुशी आप सेल्फलेसली डिसाइड करते हो हर चीज़। अपने बारे में कम सोचकर आप मतलब अपने बेटे के बारे में सोचते हो। दैट मेच्योरिटी कम्स इन एंड यू फील मोर कंप्लीट, यू फील एक पर्पस आ जाता है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर। और बहुत सारी ऐसे सबकॉन्शियसली भी जो चैलेंजेस है वो भी आप इंजॉय करने लगते हैं। टाइम मैनेजमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि अब आप काम करें भी तो आपको घर आना पड़ेगा टाइम पे, तो आपको टाइम से काम करना पड़ता है, टाइम से खाना पड़ता है, टाइम से जिम जाना पड़ता है, सब कुछ टाइम से होता है। तो इट्स गुड ना, ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं मिलता है। अगर आदमी ज़्यादा सोचता है तो सोचते सोचते ही थक जाता है। ऐसे आप खुश रहते हैं, आप माइंडफुल रहते हैं, फ्री फील करते। तो आई फील लाइटर आफ्टर माई सन हैज़ कम। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी कंप्लीट हो गई और अब मैं ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ, एक जान आ गई मेरे अंदर। सो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो जाती हैं। जी, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि एकता कपूर मैम जो है उनके साथ कहते हैं ना, सबको ऐसे लगता है कि घर का ही प्रोडक्शन है तो काम मिल जाएगा, लेकिन आपने कहा है कि नहीं, बाहर से आपको वाया जब काम आता है उसके बाद पता चलता है कि हाँ, मैं काम कर रहा हूँ आपकी सिस्टर के साथ ही, मतलब उनके ही प्रोडक्शन में। तो क्या कभी ऐसे होता है कि किसी प्रोजेक्ट में आपको इंटरेस्ट हो तो कभी आपको होता है सामने से अप्रोच किया आपने? नहीं, बहुत ऑकवर्ड हुआ ना, अगर मुझे ऐसा लगे कि मुझे किसी प्रोजेक्ट में होना है या फिर मुझे लेना चाहिए तो मैं खुद जाके अपनी सिस्टर को बोलूँ। आई हैव नेवर डन दैट। और जिस प्रोजेक्ट के लिए मुझे सोचा नहीं गया हो या सिलेक्ट नहीं किया गया हो, मैं उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना क्यों चाहूँगा? तो आई फील जो आपको मिलना वो आपको मिलेगा आपके काम की वजह से, आपके टैलेंट की वजह से, आपके लक की वजह से। तो आई डोंट बिलीव इन प्लेइंग अप टू रिलेशनशिप्स एंड यूजिंग माई रिलेशनशिप्स। जैसे कि अगर क्याकूल बन रही है तो मैं ऑफ कोर्स कह सकता हूँ कि सीक्वल कब बनाओगे, यू नो, और शूट आउट की सीक्वल कब बनेगी। बट वैसे अपनी सिस्टर को काम के बारे में पूछना और बोलना कि मुझे लो इस फिल्म में, वो मेरा नेचर नहीं है ऐसा, और मुझे उसमें मज़ा भी नहीं आता है। थैंक यू सो मच। मुझे बस खाली आपको कुछ इमेजेस दिखानी है और जानना है कि इसकी मेमोरीज आप थोड़ी सी शेयर करेंगे अगर, और खाली आप ये कैमरे पे दिखा के बताना ये क्या मेमोरीज जुड़ी है। ओके, यस, दिस इज़ 10 जून की रात का पहला शेड्यूल जो जेल का सीक्वेंस कर रहे थे हम। दिस इज़ 2.5 साल पहले, जैन 2004 में। तो मेमोरीज यही है कि मतलब न्यू ईयर के हॉलीडे के आते ही मतलब 10 जून की शूटिंग शुरू की थी। मैं 12 आवर्स कर रहा था, 9 to 9 शिफ्ट्स कर रहा था, और डेली लाइक जो टेलीविज़न का जो स्केड्यूलिंग होता है वैसे ही काम कर रहा था। तो मेरे लिए बहुत स्ट्रेन्यूअस था, और ये जेल का सीक्वेंस था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे कर पाऊँगा ये शो, क्योंकि इतना मुश्किल लग रहा था मुझे। वो ख्यालें आती हैं। ओह, दिस इज़ द फर्स्ट ईयर ऑफ माई सन्स लाइफ, माई फादर प्लेइंग विथ हिम। आई थिंक मेरा बेटा 6 महीने का भी नहीं हुआ होगा उस टाइम पे, 3-4 महीने का था। एंड आई हैड क्लिक दिस फ्रॉम बिहाइंड हिज हेड। दीज आर द मोस्ट अडोरेबल मोमेंट्स। या उसके कॉट में, या ही इज़ इन हिज कॉट। Oh, this is the picture from the hospital. The doctor had sent me when he was born. तो ये जून 1, 2016 की रात है जब मेरा बेटा पैदा हुआ था। This is me and my sister. ये कब हुआ, ये कौन से साल में हुआ, ये मुझे याद नहीं, but this is one of the few childhood pictures of me and my sister. ये एक फिल्म थी, आई थिंक जख्मी शेर, उसकी शूटिंग के दौरान या मुहूर्त के दौरान इन मद्रास या हैदराबाद कहीं, तो मतलब जब ये फिल्म लॉन्च हुई थी तो उसका मुहूर्त शॉट है। या बिकॉज आई रिमेंबर दिस पिक्चर इज़
ऑफ जख्मी शेर की मेकिंग, बिकॉज डिम्पल जी वॉज रीलॉन्च्ड इन जख्मी शेर आफ्टर बॉबी शेर केम इन द फर्स्ट फिल्म। या ये गोलमाल का जो मोनोलॉग है, मेरा पहला मोनोलॉग गोलमाल का, ये आई थिंक ये गोवा में शूट हुआ था 2005 में, सितंबर में, आई थिंक, हाँ सितंबर में शूट हो रहा था ये। यस, ये उसी शेड्यूल का है, टेरेस का सीन। अगेन घर के सीन ये आई थिंक जब सुष्मिता जी आके जगा देती है हमें, वो झाड़ू कर रही होती हैं, तो हम कैसे उनको डॉज करके बाहर भागते हैं, नीचे भाग जाते हैं ताकि बूढ़े कपल को पता नहीं चले कि हम लोग रह रहे हैं उनके घर में। थैंक यू सो मच तुषार जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे ही आप आते रहिए क्योंकि बड़े पर्दे को बहुत ज़रूरत है आपकी। सो लास्टली क्या कहना चाहेंगे आपके उन दर्शकों के लिए जो आज भी कॉन्स्टेंटली आपको उतना ही प्यार दे रहे जितना पहले दे रहे थे? बस यही कहना चाहूँगा कि हमारा रिश्ता बरकरार रहे और हम दोनों साथ में गोलमाल करते रहें और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें करते रहें। और आप चाहेंगे तो आता रहूँगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्यार पर। और उसके अलावा मुझे बस यही कहना है, थैंक यू एंड सी यू सून एट द सिनेमाज।